इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को समझ रहे थे। प्रीवियस क्लास का जो हमारा लेक्चर चल रहा था हम लोगों का, तो हम लोग बेसिकली किस पार्ट को समझ रहे थे बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए स्क्रीन पर अभी वो है भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको अब बच्चे प्राइम कॉस्ट के बारे में क्लियरली समझा दिया था। तो देखिए बच्चों, हमने आपको क्या समझाया था? डायरेक्ट मटेरियल के बारे में, डायरेक्ट लेबर के बारे में और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में सबको क्लियरली मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट लेबर को किस नाम से प्रेजेंट किया जाता है, ये सभी चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी। और उसके बाद हम लोग फर्दर बात कर रहे थे फैक्ट्री ओवरहेड में, और उसी समय हम लोगों का टेक्निकल इश्यू शुरू हो गया था। तो फैक्ट्री ओवरहेड को पहले कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये देखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग यही बात कर रहे थे ना बच्चों। ये हम लोगों के फैक्ट्री ओवरहेड पे बात चल रहा था कि सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या इंक्लूड होता है और फैक्ट्री ओवरहेड हम कहते किसको हैं। चलो तो वापस से कंटिन्यू करते हैं जहां हम लोग थे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले चीज तो मैंने आपको ये बता दिया था कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है बच्चों। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है बच्चों, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहते हैं। इट इज सिंपली एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है बच्चों, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों, वैसे सभी एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, या वी कैन से कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में हमें वैसे एक्सपेंसेस लगते हैं, उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों। तो सर सवाल ये है कि दो चार एग्जांपल्स बता दीजिए ताकि हम लोगों को मेमोराइज हो जाए। जैसे बच्चे, अगर इनडायरेक्ट वेजेस दिया हो तो आप उसको फैक्ट्री ओवरहेड में नोट डाउन करना। फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बच्चों ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, देखिए बच्चों, ये जो ड्राइंग ऑफिस सैलरी है ना, ये बेसिकली वर्कर को दी जाती है, वर्कर को पेमेंट की जाती है। मतलब जो फैक्ट्री के लेबर्स होते हैं उनको हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो इसको ड्राइंग ऑफिस सैलरी कहते हैं। उसके बाद हॉलेज, हॉलेज सर हॉलेज किसे कहा जाता है बच्चों? जब हम लोग किसी मशीन में कोई न्यू पार्ट्स को लगा देते हैं, मान लो, जैसे मान लो बच्चों की आपकी साइकिल है, बाइक है या मशीन है, वो पुरानी हो गई, उसके कुछ पार्ट्स खराब हो गए, तो बच्चों जब हम उसमें किसी नए पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं, लगा देते हैं, और वो यूजेबल फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम लोग हॉलेज कहते हैं। और क्या हो सकता है बच्चों? कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस। और क्या हो सकता है सर? पे ऑफ हॉलीडे बच्चों, पे ऑफ हॉलीडे, जब हम अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करते हैं छुट्टी पे रहने के बाद भी, तो पे ऑफ हॉलीडे। चलिए सर एक बात ये समझाइए कि ओवरहेड तो बहुत हो सकते हैं ना। देखो बच्चों एक बात समझो, अब तुम इतने समझदार हो कि तुम समझ सकते हो कि फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक एक्सपेंस नहीं होता बच्चों, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड। एक दो एक्सपेंस नहीं होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है बच्चों कि अब हम सब आपको नहीं ना रटवा सकते, हम आपको सब याद नहीं करवा सकते, पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हम आपको, जैसे देखिए बेटा, कुछ चीजें तो आप समझते हो। अगर कोई कह रहा है कि फैक्ट्री का रेंट, तो आप तो क्लियरली समझ सकते हो कि फैक्ट्री में लगा होगा। अगर हम कहते हैं कि फैक्ट्री की सैलरी को मैंने, सॉरी, फैक्ट्री के एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट किया, तो ये भी आप समझ रहे हो कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो कुछ चीजें तो बच्चे बहुत क्लियर है जो इजिली आप समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। एकदम से क्लियरली आपको अंडरस्टूड है, क्लियरली इंप्लाइड है, ये चीजें आपको एकदम से समझ में आ रहा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। प्रॉब्लम कहां होगा बच्चों? जब ये अलग वर्ड मिलेगा जो आपको पता नहीं है, और आप सस्पेंस में आ जाएंगे कि आपको इसको कहां लिखना है और कहां नहीं लिखना है।
तो बच्चे अभी जो हम अटेम्प्ट ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं, आपको वो चीजें बताने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं जो जहां कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, जो पॉइंट क्लियर है कि ये फैक्ट्री का है वहां तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे देखिए पॉइंट नंबर बी जो मैंने आपको बताया है, फैक्ट्री रेंट, ये क्लियर है कि ये फैक्ट्री में ही लगेगा, ये आपको क्लियर है बच्चों। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन मशीन पर लगता है बच्चे, ये भी आपको क्लियर है। लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा? ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी में, हॉलेज, पे ऑफ हॉलीडे, कैंटीन एक्सपेंसेस, तो ये सब चीज हम क्लेरिफाई कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं आपके लिए। उसके बाद टेक्निकल डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर। अच्छा बच्चों, ये आप समझते हो कि जो डायरेक्टर्स है ये एक नॉर्मल डायरेक्टर्स होते हैं और टेक्निकल डायरेक्टर्स होते हैं। तो जो टेक्निकल डायरेक्टर्स होते हैं वो कहाँ काम करते हैं बच्चे? फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये पेमेंट आप उनको पे कर रहे हो, तो इसका चार्जेस भी हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? फैक्ट्री में चार्जेस को लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, जैसे लेबोरेटरी एक्सपेंस, मान लीजिए लैब एक्सपेंस, मान लीजिए बच्चों रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, तो आप इसको फैक्ट्री में चार्ज कर दीजिएगा। चल पढ़ो। उसके बाद बच्चों, अगर हम लोग कह सकते हैं डिफेक्टिव वर्क को रेक्टिफाई करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल, चलिए, तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग वर्क, मान लीजिए बच्चों बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके फैक्ट्री में कुछ वर्क गड़बड़ हो गया, कहने का मतलब बच्चों कुछ काम है जो खराब हो चुका है, मिस्टेक हो गया है, और अगर उस पर थोड़ा सा एक्सपेंस कर दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है, वो रिपेयर हो सकता है, वो बेचने लायक हो सकता है। तो वैसे केसेस में मैनेजमेंट का कहना है कि आपको रिपेयर कर देना चाहिए और रिपेयर करके उसको सेलेबल फॉर्म में ला देना है। तो सवाल ये है बच्चों कि हम आपको ये जो बता रहे थे वो इसलिए बता रहे थे ताकि आप फॉर्मेट को कंप्लीट कर पाइएगा। अब देखिए बच्चों, फॉर्मेट की तरफ आइए। तो हम लोगों को क्या सीखना है? हम लोगों को जानना था फैक्ट्री ओवरहेड। तो बच्चों फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सभी चीजें कहाँ जाएंगी? तो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज की जाएगी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं जो थोड़ा डिफरेंट? नहीं बच्चों, चलो। तो बच्चों फैक्ट्री से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को हम फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देते हैं। उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, अच्छा डब्ल्यूआईपी किसको कहते हैं बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस। डब्ल्यूआईपी बेटा कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस को, वर्क इन प्रोग्रेस को। तो जो भी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है हम उसको ऐड कर देते हैं, और जो भी हमारे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होता है बच्चों उसको लेस कर देते हैं। अच्छा, बार बार आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस क्यों किया जाता है? इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड? तो हाँ बच्चे, एक लॉजिक है, एक वजह है। सबसे बड़ा वजह ये है बच्चों कि क्लोजिंग सेंस को सिग्निफाई कर रहा है कि वो अनयूज्ड पार्ट है, इसलिए हम लोग लेस कर देते हैं। तो एक बार आप फॉर्मेट समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट बनेगा बच्चों। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस सेल ऑफ स्क्रैप। जो स्क्रैप पार्ट है, जो कबाड़, जो भंगार बेच के आता है ना बच्चों, उसको हम लेस कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट जो है, लागत जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वो मिनिमाइज हो जाती है, तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर दिया जाता है। वी गेट द वैल्यू वर्क कॉस्ट, हमारे पास क्या आ जाता है? तो वर्क कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद बच्चों ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम सभी चीजों को ऐड कर देंगे, ऑफिस के सभी एक्सपेंसेस को, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करेंगे। तो आइए जरा मैं आपको बता दूं कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है बच्चों की ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है क्या हमारे लिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन overhead,
सर सवाल उठा कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या क्या जाएगा, इस पॉइंट को थोड़ा रिमार्क करना है। तो सर एक बात बताइए कि ये जो ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, यानी ये मैनेजेरियल पार्ट है। हाँ बच्चों, बिल्कुल मैनेजेरियल पार्ट है। सर इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे? देखिए, सबसे पहला बच्चों ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी एक एक्सपेंस बच्चों। अच्छा बच्चों, हम लोग ऑफिस का रेंट भी तो पे करते हैं, तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी रेंट होगा वो हम लोग चार्ज कर देंगे, ऑफिस रेंट। तीसरा हमारा होता है बच्चों डायरेक्टर फी। डायरेक्टर फी सिंपल। उसके बाद लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस, अच्छा बच्चों, लीगल जितने मैटर होते हैं सब ऑफिस देखती है। लॉजिकल बात है ना बच्चों, ये सब काम मैनेजमेंट का होता है, तो मैनेजमेंट मॉनिटर करती है ना बच्चों। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजेरियल पार्ट होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो मॉनिटर करती है। तो ये सभी चीजें वहां चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑडिट फी। ऑडिट फी, उसके बाद और क्या हो सकता है बच्चों? तो जो सबसे अलग वर्ड है जहां आपको प्रॉब्लम होगा वो है काउंटिंग हाउस सैलरी। काउंटिंग हाउस सैलरी। देखिए बेटा, बाकी चीजें क्लियर है। आपको पता है कि ऑफिस सैलरी ऑफिस में जाएगा, रेंट भी ऑफिस में जाएगा, डायरेक्टर फी भी ऑफिस में जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस भी ऑफिस में जाएगा, ऑडिट फी भी ऑफिस में जाएगा, काउंटिंग हाउस सैलरी भी ऑफिस में जाएगा। तो ये चीजें भी बड़ा क्लियर है। अब सवाल उठा कि सर एक डिफरेंट तो हमें काउंटिंग हाउस सैलरी लगा। हाँ जी बिल्कुल, काउंटिंग हाउस सैलरी एक आपको डिफरेंट लगा। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर किसी तरह का कोई बैंक चार्जेस पे करना पड़ा, तो ये हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? ये भी आप ऑफिस में एडजस्ट कर देना बच्चों, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, इसको भी आप चार्ज कर देना। कहाँ चार्ज करना है आपको? ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बच्चे ट्रेड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होती है वो तो ऑफिस करेगा बच्चों, वो तो मैनेजमेंट का काम है। तो अब सवाल ये है बच्चों कि क्या सर सिर्फ इतना ही एक्सपेंस होता है? नहीं बच्चों, एक्सपेंसेस तो बहुत होते हैं, लेकिन हम कुछ सेलेक्टिव आपको दिमाग में ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसे एक्सपेंसेस जो आपको डायरेक्ट लग रहा हो कि ये मैनेजमेंट का पार्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये ऑफिस को चलाने में खर्च लगेगा, तो इन सभी चीजों को आप ऑफिस एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर दीजिएगा, सिंपल। ओके, फिर देखिए हम लोग बात करते हैं और क्या जा सकता है। ऑर्डर फी। ऑर्डर फी, ऑर्डर फी, ये भी हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे बच्चों? तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में एडजस्ट कर देते हैं, सिंपल से। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ही ट्रांजैक्शन जहां मेंशन है कि स्टाफ सैलरी, ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी, डायरेक्टर की पेमेंट, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस के बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, तो ये सब भी जाएगा बच्चों। लॉजिकल सी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बस सेंस लगाना है। मैंने एक ओवरव्यू आपको ऐसा देने के लिए, समझाने के लिए बताया कि ये सभी ऑफिस ओवरहेड है। ओके, आइए देखिए बच्चों, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, पहले इस बात को समझिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप इस तीनों को ऐड कर देंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ अ प्राइम कॉस्ट। आफ्टर दैट
फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऐड कर दीजिए, जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं क्वेश्चन में उसको ढूंढिए, जोड़िए और ऐड कर दीजिए। उसके बाद बच्चों ओपनिंग WIP प्लस, क्लोजिंग WIP माइनस, लेस सेल ऑफ स्क्रैप इफ गिवन इन द क्वेश्चन यू गेट द वैल्यू ऑफ वर्क कॉस्ट। बच्चों तुमने नोटिस किया, तुमने एक चीज ध्यान दिया, वर्क कॉस्ट, अब आपको एक रिमार्केबल पॉइंट समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यही आ रहा है बच्चों। सर एक बात बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, देखिए बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 4 नाम से जाना जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, समझे बच्चों, इसको फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट कह दोगे तो सेंस एकदम बदल जाएगा, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। और वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड और वर्क ऑन कॉस्ट। समझिए बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये 4 नामों से बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड को जाना जाता है, ये 4 नाम। और बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो वर्क कॉस्ट है इसका भी कोई नाम है क्या? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल, वर्क कॉस्ट का एक दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन हाँ, कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वर्क ऑन कॉस्ट और वर्क कॉस्ट दोनों एक है, बिल्कुल नहीं बच्चों। वर्क कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू वर्क ऑन कॉस्ट, ये दोनों अलग बातें हैं बच्चों। वर्क ऑन कॉस्ट हम कहते हैं वर्क ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड को। तो काइंडली आप इसको ना मिक्सअप करके मत समझिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। ओके, तो ये दोनों बातें अलग है, वर्क कॉस्ट अलग है, फैक्ट्री कॉस्ट अलग है। उसके बाद बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड को ही हम कहते हैं वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड को ही हम कहते हैं वर्क ऑन कॉस्ट। सॉरी, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया ना, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट इसको लिखना चाहिए था। सॉरी बच्चों, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट नहीं, वो तो लिख ही दिए हैं। हाँ नहीं, ठीक ठीक, वो तो लिख ही दिए हैं। वर्क ऑन कॉस्ट, तो ये 4 नामों से जाना जाता है बच्चों ओवरहेड। ओके, और ओवरहेड जो है बच्चों वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, समझे बच्चों, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। अब आपको नोट करके लिखना है तो इस बात को मेंशन कर लीजिए, कंफ्यूज कभी मत हो जाइएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस में ये मेंशन रहेगा वर्क कॉस्ट या वर्क ऑन कॉस्ट, तो दोनों को एक समान मत समझिएगा। वर्क कॉस्ट का मतलब होता है ओवरहेड, सॉरी, वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब होता है ओवरहेड, और वर्क कॉस्ट का मतलब होता है समेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। समझिए बच्चों, जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं बच्चों, समझिए बच्चों जरा ध्यान से, प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ वर्क कॉस्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए इसको बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आ जाओ। तो सर ओवरऑल हम लोगों ने भी डिफरेंट डिफरेंट नेम से समझा बच्चों कि वर्क कॉस्ट को ही हम लोग
फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, वर्क ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट होता है, वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं और वर्क ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। अब आते हैं बच्चों कि सर जब वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड कर देते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी। अच्छा बच्चों, सीओपी के बाद आपको क्या ऐड करना है? ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कर देना है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस कर देना है। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हमारे पास कौन सा वैल्यू आ जाएगा? तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू आ जाएगा। वी गेट द वैल्यू ऑफ सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद हम लोग बच्चों ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अभी हम लोग इसको समझ जाएंगे कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आ जाओ। पहला सवाल कि सर ये बताइए कि हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या जाएगा। बच्चों तुम दो बात नोटिस करो ध्यान से। सबसे पहले तो इस ओवरहेड में सेलिंग का खर्च और प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन करने के एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं। तो जैसे सर दो चार एग्जांपल बता दीजिए। देखिए बच्चों, हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस चार्ज कर सकते थे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बिल्कुल बच्चों, हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों बिना ट्रैवल किए तो सेलिंग पॉसिबल नहीं है, मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप सेलिंग तो करोगे, एकदम क्लियर है। पॉसिबल है नहीं तो वो तो एकदम से आप करोगे, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। उसके बाद देखिएगा बच्चों, रेंट ऑफ वेयर हाउस। गोडाउन का बच्चों जो भी हम रेंट वगैरह पे करेंगे वो चार्ज कर देते हैं। बैड डेब्ट्स, जो भी हमारे पैसे डूब गए बच्चों बैड डेब्ट्स के ड्यूरेशन में, वो हम चार्जेस एडजस्ट करेंगे। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इसमें जो एक्सपेंसेस लगेगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे। सेल डिपार्टमेंट सैलरीज, वो चला जाएगा बच्चों। अच्छा, जिस कमर्शियल व्हीकल से बच्चों, जो पर्सनल व्हीकल होती है जिससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो अनकीप, डिलीवरी वैन, ये चला जाएगा बच्चों। रख रखाव, मेंटेनेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या बच्चों, जहां बार बार कंफ्यूज होते हैं, विंडो ड्रेसिंग, ये भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है बच्चों। विंडो ड्रेसिंग, जब आप प्रोडक्ट का विंडो ड्रेसिंग कर रहे होते हो। बच्चों जब हम लोग फ्री सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फ्री सैंपल, ये भी चला जाता है हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद कमीशन ऑन सेल्स, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो चार्ज किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो एक्सपेंसेस ही जाता है। जैसे देखिए बच्चों, कह रहा है कस्टमर रिफ्रेशमेंट। बच्चों जब आप बहुत सारे शॉप में, मॉल सॉरी शोरूम में जाते हो, जहाँ आपके लिए चाय या कॉफी, जैसे आप तनिष्क गए ज्वेलरी लेने के लिए, तो चाय है, कॉफी है, ये सब चीजें आपको सर्व की जाती है। बच्चों आप इमेजिन करो, अगर एक दिन में 100 कस्टमर्स आते हैं और उन्होंने इंडिया में अगर एक शोरूम पर 100 कॉफी सर्व किया, पूरे इंडिया में अगर 1000 शोरूम है,
एक साल में 365 दिन है, तो आप इसको ऑन एन एवरेज 250 दिन ले लो, छुट्टियां वगैरह हटा। इमेजिन कीजिए एक साल में क्या एक्सपेंसेस नहीं लगेगा बच्चों, बिल्कुल चार्ज होगा। तो ये सब कॉस्ट आप कहाँ एडजस्ट करोगे, प्रोडक्ट पे ही चार्ज करना पड़ेगा ना। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास डायरेक्टर्स हैं और वैसे डायरेक्टर हैं जिनका सेलिंग डिपार्टमेंट देखना काम, ओके, तो सेल ऑफ डायरेक्टर्स फी, सॉरी, सेल्स डायरेक्टर फी, तो इसको भी हम कहाँ चार्ज करेंगे बच्चों, इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, जो भी हमारा कैटलॉग होता है, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, बच्चों जो आप ब्राउचर्स, पैम्पलेट, ये सब जो पब्लिश करवाते हैं, जो छपवाते हैं बच्चों, और जो इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेमाइसेस पर, तो ये एक्सपेंस भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कहाँ चार्ज किए जाते हैं, तो ओवरहेड्स के पार्ट होते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के पार्ट होते हैं बच्चों, सिंपल। ओके, अब रिमार्केबल बात क्या है, जरा इस पर आइए। सर आपने फैक्ट्री ओवरहेड बताया, आपने सेलिंग ओवरहेड बताया, आपने डिस्ट्रीब्यूशंस के खर्च बता दिए। अब देखिए प्रॉब्लम कौन सी है, प्रॉब्लम है बच्चों कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होते हैं जिसका जिक्र होता है, लेकिन वो सब चार्ज नहीं किए जाते हैं। ओके, ये देखिए बच्चों, बड़ा रिमार्केबल बात है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहता है बच्चों कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। बच्चों जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हो या कॉस्ट शीट बनाते हो, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कभी नहीं कंसीडर किया जाता, ध्यान रखिए। और पता है बच्चों, अक्सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डिस्कशन करेगा, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जिक्र करेगा कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं और लिखे और आंसर आपका गलत हो जाए। ओके, आइए जरा इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं जाएंगे। सबसे पहला है बच्चों कैश डिस्काउंट। बच्चों कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं जाते, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसको पहले आप क्लियरली समझ लीजिए, एकदम से कहीं नहीं जाते। दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, बच्चों कॉस्ट की दुनिया में प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग कहता है बच्चों, अगर आपने ट्रांसफर किया किसी भी तरह के रिजर्व्स में, कोई प्रोविजन क्रिएट किया, जैसे बच्चों मान लो आपने बनाया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि दीज आर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं प्रोविजन को खर्च नहीं मानता जब तक वो एक्सपेंस नहीं होंगे, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस, सिंपल सी बात है। तो किसी भी तरह का जब आप रिजर्व बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, तो वो नहीं होता बच्चों, जो डोनेशंस के अमाउंट होते हैं, हाँ, डोनेशन में जब आप ट्रांसफर करते हैं बच्चों किसी भी तरह का डोनेशन, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाता है बच्चों, कॉस्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता। जब हम डिविडेंड पेड करते हैं या डिविडेंड रिसीव करते हैं, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता बच्चों। इनकम टैक्स जब हम पे करते हैं या वेल्थ टैक्स पे करते हैं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता। लेकिन बच्चों अगर आपने सेल्स टैक्स पे किया, सेल्स टैक्स पे किया, तो ये कॉस्ट ट्रांजैक्शन माना गया है बच्चों, इसको हम कॉस्ट ट्रांजैक्शन मानते हैं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। बट इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स इज नॉट कंसीडर्ड। उसके बाद देखिएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने किसी तरह का कैपिटल एसेट्स बेचा है, परचेज किया है, सेल किया है, तो ये भी कंसीडर नहीं किया जाता बच्चों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी नहीं जाते बच्चों। गुडविल्स रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर फी या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, बच्चों ये सब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस माने गए हैं कॉस्टिंग में, और कहा जाता है कि ये सब कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, गॉट द पॉइंट। बड़ा रिमार्केबल बात है बच्चों, आप नोट डाल के इसको मेंशन कीजिए अपने कॉपी में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसीडर्ड
नोट डालकर लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए और यहां से नोट डाउन करके लिखिए पहले आप। एक बात और बच्चों, एक रिमार्केबल बात और समझ लीजिएगा जो आपको अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस को समझने में। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्या पॉइंट है ये। बच्चों, अगर कोई कलेक्टिव एक्सपेंस की बात कर रहा है, जैसे देखिए इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर कट इंफॉर्मेशन फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे दिया बच्चों, ओके, और ये नहीं बता रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, और कह रहा है बच्चों कि फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 लगा है। अब ये नहीं पता बच्चों कि ए में कितना और बी में कितना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि ऐसे सिचुएशन में इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेज रेशियो। आप वेजेस के रेशियो पर बांट दीजिएगा। अच्छा, वेजेस कहने का मतलब है डायरेक्ट लेबर। समझिए बच्चों, मैंने आपको ये नाम बताया है, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। आप इस रेशियो में बांट दीजिए। फर्दर कहता है बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये वर्क कॉस्ट के बेसिस पर आप बांट दीजिए। अगर आपको नहीं पता है ना, तो वर्क कॉस्ट जो दोनों प्रोडक्ट का आया है उसका रेशियो निकाल दीजिए और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसका आपको अक्सर जरूरत पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस जब हम बनाएंगे तो ऐसा ही होगा बच्चों। मान लो दो प्रोडक्ट का जिक्र हुआ है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, और मान लो बच्चों अपने को वर्क कॉस्ट पता है प्रोडक्ट एक्स का, मान लो एक इमेजिन कर लेते हैं 20,000 और इसका 40,000, और अपने को बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है 60,000, कलेक्टिवली बता दिया है, ये नहीं बताया बच्चों कि प्रोडक्ट एक्स पे कितना, प्रोडक्ट वाई पे कितना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे रेशियो के अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात, ओके। किस रेशियो के बेसिस पर, वर्क कॉस्ट के रेशियो पर। तो ये भी एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्वेश्चंस बनाने में, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इस दोनों पॉइंट को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम का है। देखिए देखिए, मैंने ये कहा बच्चे कि मान लीजिए कि जैसे दो प्रोडक्ट का आपको डिटेल दिया है, जैसे ले लीजिए कि दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, ओके। प्रोडक्ट एक्स का आपको पता है, प्राइम मटेरियल पता है, वाई का भी मटेरियल पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है, मतलब सब कुछ पता है। समझिए पहले मेरी बात को। और फैक्ट्री ओवरहेड ना, फैक्ट्री ओवरहेड आपको कंबाइंड बता दिया 10,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग कहता है कि अगर आपको ये नहीं पता हो कि एक्स और वाई में कितना, इसको कहते हैं जॉइंट एक्सपेंस, कलेक्टिव एक्सपेंस बताया है, तो कहता है कि वर्क कॉस्ट, सॉरी, प्रोडक्ट एक्स का जो डायरेक्ट लेबर होगा ना, जिसको आप डायरेक्ट वेजेस भी कहते हो, तो दोनों के रेशियो में बांट दो। एक एग्जांपल ले लो कि प्रोडक्ट एक्स पे जो लेबर लगा है वो है 500 रुपीज, या सॉरी 5,000 कर देते हैं, और इस पर लगा है मान लो 4,000 रुपीज। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 5:4। तो आपको 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना था फैक्ट्री ओवरहेड को। अगर क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तब उसी तरीके से कहता है कि अगर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपको कंबाइंड दे दिया है, ज्वाइंट दे दिया है, एक साथ दे दिया है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में वर्क कॉस्ट के ग्राउंड पे बांट देना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि प्रोडक्ट एक्स का वर्क कॉस्ट क्या है और प्रोडक्ट वाई का वर्क कॉस्ट क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मान लो प्रोडक्ट एक्स का वर्क कॉस्ट है आपके पास 40,000 रुपीज और ये है 60,000 रुपीज, और मान लीजिए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है 10,000। तो आपको किस रेशियो में बांट देना चाहिए था, 4:6 के रेशियो में, दोनों पे। यही बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन आप इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये आपको क्लियर हुआ या स्टिल प्रॉब्लम है? क्लियर है, वेरी गुड। इसको नोट डाउन कर लीजिए।